सकता हूँ। ये 5 सालों में ही हुआ है। और रिसेंटली जो चेंज हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है। अगर आप नो लोड का जो रिजीम अभी जो आया हुआ है उससे मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी चेंजेस आने लग गई हैं और आगे भी आएंगी, क्योंकि अभी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। इससे मेरे ख्याल में काफ़ी चेंज आ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने बताया कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ख़ास तौर से एंट्री लोड ख़त्म होना, अब म्यूचुअल फंड की ख़रीदने या बेचने की जो प्रोसेस है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। क्या आने वाले समय में और इस तरह के इन्वेस्टर फ्रेंडली मेजर्स आते हुए दिखेंगे इंडस्ट्री में? आने तो चाहिए मेरे ख्याल में। अगर इंडस्ट्री को बढ़ना है, अगर आप देखें 40 साल के बाद अभी भी हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट में से 5% 6% म्यूचुअल फंड में जाता है। अगर इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना हो, अगर इसको गांव-गांव में ले जाना हो, तो मेरे ख्याल में तो ऐसी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। अजय, क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा मैच्योर समझदार होता हुआ दिख रहा है? 2008 में देखें जब बाज़ार काफ़ी ख़राब था, नेट इन्फ्लोज देखने को मिले थे बाज़ारों में, म्यूचुअल फंड में, खासतौर से इक्विटी फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर 2009 में अब देखें तो आखिरी 3-4 महीने अब थोड़े पैसे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या स्मार्ट इन्वेस्टर बाज़ार को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इन्वेस्टर जनरली इंडिया में रीजनेबली स्मार्ट ही हैं। या तो अगर आप ब्रोकिंग में देखें या लाइफ इंश्योरेंस में देखें या म्यूचुअल फंड में देखें, इंडियन इन्वेस्टर मेरे ख्याल में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। उनको समझ में आ जाती है बात। आजकल लोगों को ये भी मालूम पड़ता है कि इंटरनेशनल अगर कुछ डेवलपमेंट हो तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा। तो लोगों का समझ काफ़ी बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में। कुछ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, और ख़ास तौर से उस लिहाज से भी कि अगर आप देखें तो बैंक्स में इतनी ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स पड़ी है, वो अब भी म्यूचुअल फंड्स में उसका कोई बड़ा पोर्शन आ नहीं पाया है। और उसको देखते हुए शायद एफएमपी एक प्रोडक्ट था जो म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया, लेकिन सितंबर 2008 शायद उस लिहाज से काफ़ी मुश्किल भरा समय रहा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जब एफएमपीज़ में काफ़ी दिक्कतें आई, लिक्विडिटी सिचुएशन काफ़ी टाइट हो गई थी। अब भी क्या आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स फिक्स रिटर्न चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड की पोजीशनिंग वैसी नहीं हो पाई जैसी बैंक्स की है, और साथ ही उनके लिए प्रोडक्ट्स की थोड़ी कमी है? दो बातें जो आपने रेज करी है। एक तो जो बैंक में पैसा रहता है इंडिविजुअल्स के, अगर आप देखें पूरा एशिया में देखें तो टिपिकली हम देखते हैं कि 50 to 60% हाउस होल्ड सेविंग जो बैंक में रहते हैं। मेरे ख्याल में अगर लोगों को लॉन्ग टर्म कोई गोल्स मीट करने हो, या तो रिटायरमेंट का हो या फिर चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस वेडिंग, जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी को करना हो, तो मेरे ख्याल में ऐसे फिक्स रिटर्न से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप देखें इन्फ्लेशन ही हमारे देश में 6% से चल रही है। तो ऐसे अगर इन्फ्लेशन इतना ही बड़ा होगा तो आप वेल्थ एक्यूमुलेट कैसे कर पाएंगे अगर 15, 20, 25 सालों में? तो मेरे ख्याल में वो चेंज तो आने ही वाला है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल में वो चेंज आ जाएगा। लोग डाइवर्सिफाई करेंगे अपने पोर्टफोलियो को ताकि ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं। दूसरी बात आपने एफएमपी की ली। मेरे ख्याल में एफएमपी प्रोडक्ट कोई ख़राब नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा एक प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक नीड एड्रेस करता हो इन्वेस्टर का, प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं थी। मेरे ख्याल में सितंबर में जिस तरह लिक्विडिटी क्रंच था मार्केट में, उससे काफ़ी और इम्पैक्ट आया, उससे एफएमपी को भी फ़र्क पड़ा। पर मेरे ख्याल में लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट में एक रिस्क और रिटर्न होता है, और अगर आपको रिटर्न कम दिखे तो उसमें रिस्क तो कम होगा ही। अगर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना हो तो रिटर्न भी देखना पड़ेगा उसमें। और वो लिंकेज मेरे ख्याल में कुछ प्रोडक्ट्स में बनती है, कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं बनती है। और वो एनालिसिस करके अगर आप इन्वेस्टर सोच समझ के डिसीजन ले तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए उनके अच्छा ही है। सीएनबीसी आवाज़ के 5 साल पूरे होने के खास मौके पर हमारी चर्चा अजय श्रीनिवासन के साथ जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज़ के 5 साल पूरे होने के मौके पर हमारे साथ हैं खास मेहमान अजय श्रीनिवासन। उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। अजय, रिटेल फाइनेंस के फील्ड में भी अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में काफ़ी बदलाव आए हैं और आपने उन बदलावों को काफ़ी क्लोजली देखा है। क्या क्या खास बातें हुई है और आगे के लिए अब किस तरह का सफ़र आपको नज़र आता है? वैसे अगर आप रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें तो 5 पहिए हम बोलते हैं जो इसमें है। एक तो जो ब्रांड है, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा जो है ऑप्स, आईटी, कस्टमर सर्विस, और पांचवा जो है पीपल, जो हम बोलते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो मेरे ख्याल में पिछले 5 सालों में हर एक चीज़ में काफ़ी बदलाव आए हुए हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जिस तरह बैंक्स बढ़े हुए हैं अभी, जिस तरह बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कस्टमर्स को,
जिस तरह उन्होंने रीच बढ़ाया हुआ है अक्रॉस इंडिया, अगर आप जोग्राफिक रीच देखें आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स के, तो हर एक प्रोडक्ट में आपको दिखेगा कि बड़े शहरों में से सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, काफ़ी छोटे शहरों से भी पैसा आने लग गया मार्केट में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, जो भी आप प्रोडक्ट देखें। तो मेरे ख्याल में इन पांचों पहलू में काफ़ी फ़र्क आया है पिछले 5 सालों में। अगर इंश्योरेंस को भी शामिल करें, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, दूसरे सारे पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स को बहुत क्लोजली देख चुके हैं, एक बड़ी डिबेट जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बीच में चल रही है यूलिप्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा यूलिप्स में जाता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लग रहा है उस पैसे पर उनका हक है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म मनी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में पैसा गया तो वो लंबे समय तक रहता है। ये जो सिचुएशन है, इससे दोनों ही इंडस्ट्री कैसे हैंडल करेगी और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? मेरे ख्याल में जो मैंने पहले बताया कि 60% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स में पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में वहाँ से जो चेंज आना है वहीं से आना है। और तो मेरे हिसाब से ये लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड का सवाल नहीं है। दोनों प्रोडक्ट जो आप देखें, अगर म्यूचुअल फंड और यूलिप देखें, मेरे ख्याल में प्रोपोजिशन काफ़ी अलग है। म्यूचुअल फंड में वेल्थ एक्यूमुलेशन का प्रोपोजिशन रहता है, यानी कि आपका वेल्थ बढ़ रहा है, आपको वेल्थ को बढ़ाने के लिए और कुछ करना हो तो आप म्यूचुअल फंड में डालें। बहुत से तरीके हैं आपको ग्रो करने के लिए। आपको फिक्स्ड इनकम में डालना हो तो फिक्स्ड इनकम में डालें, आपको इक्विटी में डालना हो तो इक्विटी में डालें, आपको बैलेंस में डालना है तो बैलेंस में डालिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइस जो है म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा चॉइस है, और मेरे ख्याल में वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। पर अगर एशिया में देखें, मेरे ख्याल में यूलिप जैसा प्रोडक्ट हर जगह एशिया में मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एशियन कंज्यूमर का जो साइकोलॉजी है उनका है कि इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों साथ में करना है। किसी को ये नहीं करना कि सिर्फ प्रोटेक्शन करें और सिर्फ प्रोटेक्शन लें, हालांकि सबको मालूम है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पर एशियन कंज्यूमर जो है उनका साइकी ऐसा है कि उनको दोनों कंबाइन करना है। और यूलिप जो है दोनों बेनिफिट देते हैं उनको। एक तो वृद्धि तो होती है अपनी आमदनी की, और दूसरी जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में वो प्रोपोजिशन म्यूचुअल फंड प्रोपोजिशन से काफ़ी अलग है। अजय, पर्सनल फिनांस के लिहाज से बात करें तो अगले 3 या 5 साल के लिए किस तरह के आउटलुक यहाँ पर आपको दिखते हैं, और ख़ासतौर से क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये सारी जो एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे? कहाँ इन्वेस्टर्स पैसा लगाए अगले 5 साल में ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद? 5 साल देखना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर मेरे ख्याल में फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया अपने देश में। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स की कम्प्लेक्सिटी देखें, अगर आप प्रोडक्ट्स के जो ऑप्शंस देखें, इतने बढ़ गए हैं, तो मेरे ख्याल में आम आदमी को अगर डिसीजन लेना हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करे। उसको मालूम पड़े कि अलग अलग वजह के लिए जो सेविंग करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती हैं, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन करनी जाए। तो मेरे ख्याल में अगले 5 सालों में फाइनेंशियल प्लानिंग जो है और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है अपने कंज्यूमर की काफ़ी बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल होगा किसी को चॉइस लेना, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी और चॉइसेस हैं आजकल के मार्केट में। तो जी, कुछ नए प्रोडक्ट्स उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आते हुए दिखेंगे अगले सालों में। जिस तरह से बात हो रही है कि अब गोल्ड ETFs तो आ चुके हैं, गोल्ड में पैसा लगाने के लिए आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं। हालांकि इंडियंस गोल्ड को खरीद कर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन रियल इस्टेट, कुछ कमोडिटीज फंड, कमोडिटीज में जिस तरह अगर आप देखें पिछले 5 सालों में प्रोडक्ट के अगर आप चॉइसेस देखें, बहुत चेंज हुए हैं। मैंने कहा पहले कि डोमेस्टिक इक्विटी पहले होता था, पिछले 5 सालों में ऑफशोर इक्विटी भी खुल गया लोगों के लिए। उसके बाद अभी आप गोल्ड की बात करें, मेरे ख्याल में कमोडिटीज़ में काफ़ी ग्रोथ होगी। या तो आप सिल्वर देखें, या तो फूड ग्रेन्स में देखें, या तो एनर्जी ETFs देखेंगे, उन सब में काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे लोगों के लिए। फिर डेरिवेटिव बेस्ड प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं काफ़ी मार्केट में। मेरे ख्याल में ऐसे रियल एस्टेट, आपने बात तो करी ली है, मेरे ख्याल में रियल एस्टेट भी एज एन एसेट क्लास काफ़ी बढ़ जाएगा अगले 3-5 सालों में। तो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, अभी सिर्फ प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और समझ की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ठीक एलोकेशन करके अपना फाइनेंशियल प्लान ठीक तरह से बनाएं। अजय, आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, अब तक ये हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा असेट एलोकेशन पर, पर्सनल फिनांस पर उस तरह का फोकस नहीं रहता है जितना फोकस आप डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं। क्या करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से? किस तरह से एसेट एलोकेशन या अपना पोर्टफोलियो बनाएं जिससे कि उनकी जो पर्सनल फाइनेंस की नीड्स हैं वो पूरी हो सके? अगले 3 से 5 साल के लिए किस तरह से ये काम करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था, फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट चीज़ जो ज़रूरत है किसी को, उनको समझना चाहिए कि जो अलग अलग गोल्स हैं उनको पहुँचने के लिए किस तरीके का प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना वो प्लान ही रह जाएगा, उसको पहुंचने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
दूसरा जो है, मैं मेरे ख्याल में लोगों को जल्दी जितना अर्ली शुरू करें इन्वेस्टमेंट में उतना अच्छा रहता है, जितना रेगुलरली करें उतना अच्छा रहता है, क्योंकि स्टार्ट अर्ली एंड बी रेगुलर इन इन्वेस्टमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स टू व्हाट यू वांट टू गेट टू। ये थे हमारे खास मेहमान अजय श्रीनिवासन, चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल सर्विसेज आदित्य बिरला ग्रुप, जिनसे हमने बातचीत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पर्सनल फाइनेंस और रिटेल फाइनेंस के बारे में। CNBC आवाज़ के 5 साल पूरे होने के खास मौके पर मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।